तो भाई लोग, आज हमारा बिगनर सीरीज का सेकंड एपिसोड। और इस एपिसोड में क्या होने वाला है, फर्स्ट डे हमने जो वर्कआउट लगाया था, तो आज हमारा दूसरा दिन है। और दूसरे दिन जिम में क्या करना होता है भाई, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। कुछ जिम में ट्रेनर अवेलेबल होते हैं, कुछ जिम में नहीं होते हैं, तो बिगनर्स हो जाते हैं कंफ्यूज कि हमें क्या लगाना, आज क्या वर्कआउट करना है। और सोरनेस भी होती है, क्योंकि फर्स्ट डे जो वर्कआउट लगाया था उसके बाद सोरनेस तो होनी है। तो उनको नेक्स्ट डे नहीं पता कि क्या हमें ट्रेन करना चाहिए। वो क्या करते हैं भाई, फिर वो वही फर्स्ट डे जो लगाया था वही रिपीट करने लगते हैं। इससे क्या होता है, जो सोरनेस ऑलरेडी हो रखी है उसको टाइम नहीं मिलता रिपेयर होने का, उस मसल्स को टाइम नहीं मिलता, वो रिकवर नहीं कर पाता है, तो वो लंबे टाइम तक फिर सोरनेस बनी रहती है और इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सेकंड डे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड डे आपको क्या करना चाहिए। आपको फर्स्ट डे की वीडियो काफ़ी सारी मिल जाएगी यूट्यूब पे कि फर्स्ट डे क्या लगाना है, बट सेकंड डे की कहीं नहीं मिलेगी भाई। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे सेकंड डे भी हो, थर्ड डे भी हो, फोर्थ डे भी हो, पूरे वीक का प्लान हो कि आपको क्या लगाना चाहिए। तो डे वाइज तो आपको दिखाते रहेंगे कि दूसरे दिन तीसरे दिन क्या करना है। उसके अलावा हम आपको डाइट भी बताएंगे कि बिगिनर्स के लिए डाइट क्या होनी चाहिए, फैट लॉस के लिए या फिर मसल्स गेन करने के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, वो भी आपको बताते रहेंगे सब कुछ। एक बार हमारा जब वर्कआउट शुरू हो जाएगा प्रॉपर, यानी कि अभी तो हम सिर्फ मिक्स वर्कआउट कर रहे हैं एक तरीके से, जब हमारा पर्टिकुलर एक मसल्स पे आ जाएंगे, जैसे चेस्ट बैक कैसे लगानी है ना, तो उस तरीके से जब हम शुरू करेंगे तब हम आपको बता देंगे कि डाइट आपकी क्या होनी चाहिए। तो वो भी साथ साथ में दिखाते रहेंगे। तो इस सीरीज़ के साथ आप जुड़े रहिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस सीरीज़ से। तो वर्कआउट से पहले भाई वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो 5 से 10 मिनट तक आप साइकिलिंग कर सकते हो, क्रॉस ट्रेन कर सकते हो, ट्रेडमिल कर सकते हो, नॉर्मल वॉक कर सकते हो उस पर। क्या होता है, बिगनर को जब बोलते हैं ना कि ये साइकिलिंग करो तो उनको बोरिंग सा लगता है, यार ये साइकिलिंग क्यों बोल रहा है ट्रेनर, यार सीधा बोले ना पुशअप्स लगाओ, पुलअप्स लगाओ। बट वो चीज़ नहीं करनी है भैया आपने, क्योंकि अपने मसल्स को वर्कआउट रेडी करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा मसल्स को वार्म करना पड़ेगा। मसल्स को तो करना ही, बट थोड़ा सा बॉडी को वार्म करना पड़ेगा। और फिर हम जो मसल हमने लगाना है उसकी स्ट्रेचिंग करेंगे, उसको वार्म करेंगे, तभी हम अपना वर्कआउट आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट आपने साइकिलिंग जरूर किया करो भाई। कुछ को देखता हूँ घर से ही वार्म करके आए हैं, अरे घर से क्या, फिर घर ही लगा लेते एक्सरसाइज यार, इससे बढ़िया तो घर से क्या वार्म करके आ जाएगा यार। मतलब ऐसी पुट्ठी सीधी बातें करते हैं यार, बचने के लिए ना, साइकिलिंग चलाने से बचने के लिए। इसे 5 से 10 मिनट चला लोगे तो क्या ही हो जाएगा यार, क्या नुकसान है इसमें चलाने में ना। तो 5 से 10 मिनट साइकिलिंग हमने कर ली। अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग कौन सी करने वाली है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग। और स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारी मोबिलिटी बढ़ती है, हमारे जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है, जो कि हमारे वर्कआउट में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो स्ट्रेचिंग की कुछ क्लिप्स मैं पिछले वर्कआउट की डाल दूंगा जो हमने फर्स्ट एपिसोड बनाया था, क्योंकि भाई मेरा थोड़ा बैक प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी सारी स्ट्रेचिंग नहीं कर सकता हूँ। तो जिस वजह से मुझे वो क्लिप ऐड करनी पड़ेगी पिछले वाली। और उनके नाम भी आज आपको बता देता हूँ कौन कौन सी स्ट्रेचिंग के क्या नाम है। और मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत, अगर मैं कर पाया स्ट्रेचिंग तो वो आपको करके दिखा दूंगा। बट स्टार्टिंग में हमें डायनेमिक स्ट्रेचिंग ही करनी चाहिए वर्कआउट से पहले, और वर्कआउट के एंड में हमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो वो दोनों क्लिप मैं पिछली वीडियो को ऐड कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। और स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और क्या होता है, लोगों को वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, जो कि एक सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी जिम की होती है। जब आपको इंजरी हो जाती है ना, तब भी आप स्ट्रेचिंग ही करते हो, डॉक्टर भी आपको ये बोलता है स्ट्रेचिंग करो। बट पहले क्यों ना करें यार हम, तो हमें पहले ही करनी चाहिए ना, ताकि हम इंजरी फ्री रहे। इंजरी होने के बाद भाई स्ट्रेचिंग करोगे तो फिर वो चीज़ ख़राब है ना। तो प्रॉपर स्ट्रेचिंग के बाद, प्रॉपर वार्म अप करने के बाद हम लगाएंगे पेक डेक फ्लाई, जो कि हमने फर्स्ट डे भी लगाई थी। तो इसको एक बार से बता देता हूँ, तो इसको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से इसको एडजस्ट करना है। सबसे पहले क्या होगा भाई, ये जो चीज़ है इसमें बिगिनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि इसको कहाँ पर एडजस्ट करना है। कई बार क्या होता है, मशीन जो है रियल डेल्ट के लिए एडजस्ट हुई रहती है, तो उसको फिर सेट करने में बिगनर कंफ्यूज होते हैं कि इसको किस तरीके से हमें सेट करना है। तो इसमें अपने चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अपने आर्म्स को खोलते हो वैसे चेस्ट लगाने के लिए, तो जब पीछे लेके जाते हो तो वेट रैक नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इतना आपने इसको खोलना है कि जब यहाँ तक जाए, जब इतना स्ट्रेच कर रहे हो तो वेट नीचे टच नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। और इसकी जो सीट है इसमें बहुत ज़्यादा बिगिनर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इसको कहाँ पे एडजस्ट करना है। तो इसको अपने इतना एडजस्ट करना है कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आपने अपनी चेस्ट को स्क्वीज़ करना है ऐसे खड़े हो गए,
एक बार खड़े होकर आपने ट्राई कर रहे हैं, जैसे मैं खड़ा हूँ, चेस्ट को स्क्वीज़ करके देखना है ऐसे, तो ऑटोमेटिकली आपके आर्म्स की सही पोजीशन आ जाएगी। जब आप चेस्ट को स्क्वीज़ करोगे बाइसेप्स से, है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे उसको एडजस्ट करना है। देखो अगर मैं बोलता हूँ कि चेस्ट को स्क्वीज़ करना, देखो मेरे आर्म्स की पोजीशन ये आ रही है, तो मुझे आइडिया लग गया कि मुझे इसको इतनी हाइट पे रखना है सीट को कि मैं ऐसे अपनी चेस्ट को स्क्वीज़ कर सकूँ। तो ऑलरेडी मैं इसको सेट कर चुका हूँ, तो आपको लगा के दिखाता हूँ इसमें। हाँ, तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्या करते हैं इसमें बिगिनर। एक तो पोस्चर उनका सही नहीं होता स्टार्टिंग में, वो चलो मैं बता देता हूँ कैसे करना है उनको। बट क्या करते हैं, अपने हाथों को ऐसे टच करते हैं आपस में, उनको लगता है कि बस इसको मिलाना है हाथों को और एक्सरसाइज हमारी सही हो जाएगी। ऐसा नहीं करना भाई, सिर्फ इनको मिलाना सही नहीं है, हमें अपनी चेस्ट को स्क्वीज़ करना है। उसके लिए हमें अपनी एल्बो को, दोनों को ऐसे कोशिश करनी है पास लेके आने की, एल्बो को, ये जो हिस्से है ना इनको, ठीक है ना। हाथ मिलाना इसमें काफ़ी नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं आगे जाके, जब ऐसे लगाते हैं तो ऐसे कर लेते हैं। भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन आप ख़त्म कर देते हो बिल्कुल, और कोई बेनिफिट उसका नहीं होने वाला। तो कभी भी हाथों को ऐसे मत करना, और ऐसे सिर्फ मिलाने की कोशिश मत करना, ऐसे बेंड करके। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। एक बार आपको लगा के दिखा देता हूँ कैसे लगाना है इसको। और यहाँ पर आपके आर्क बना ज़रूर होना चाहिए, यहाँ गैप होना बहुत ज़रूरी है। इस मशीन में थोड़ा गैप ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा गैप दिखेगा यहाँ पे। आजकल जो मशीनें हैं उनमें गैप नहीं होता इतना, तो उस वजह से आप थोड़ा सा पीछे से बैठ के यहाँ आर्क बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आगे बैठना पड़ता है, तो जिसकी वजह से यहाँ आपको ज़्यादा गैप दिखेगा। तो गैप बनने का मतलब क्या है कि हमने अपने चेस्ट को अप किया हुआ है, शोल्डर को रिट्रैक्ट कर रखा है, और वो करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप चेस्ट वर्कआउट करते हो, चाहे आप बेंच पे लेट रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो भाई, आपने अपने शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट करके रखना है, अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट करके ही रखना है। अगर साइड से आपको सही दिखेगा तो मैं आपको बताता हूँ, कई बंदे क्या करते हैं, ऐसे बैठ के ऐसे लगा रहे होते हैं ना, बिगिनर स्टार्टिंग में थोड़ा होता ही है चलो, बट वो ऐसे चेस्ट को अप करके शोल्डर को रिट्रैक्ट करके लगाएंगे तो उनकी प्रॉपर फॉर्म आएगी। और इसमें अपने लाइट वेट रखना है, हर एक एक्सरसाइज में लाइट वेट रखना है, क्योंकि अभी हम सिर्फ मूवमेंट को सीख रहे हैं। उसके लिए हम ज़्यादा रेपिटेशन लगाएंगे, 12 से 15 रहेंगे, तो इतने रेपिटेशन आपके लिए काफ़ी हैं। और अपना वर्कआउट जैसे मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि मशीनों पे कंप्लीट करने की कोशिश करें, फ्री वेट कम से कम यूज़ करें, और हर सेट के बीच में रेस्ट टाइम आपका रहेगा 45 सेकंड से 1 मिनट तक का। हर सेट के बीच में आपने इतना रेस्ट लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बिगिनर्स के अंदर थोड़ा सा स्टार्टिंग में वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उस वजह से वो कुछ हैवी लिफ्ट या गलत एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो आपने इसको किस तरीके से लगाना है, चेस्ट को ऐसे अप रखना है और आर्क बनाना चाहिए पीछे लोअर बैक में आपके, और इस तरीके से लगाना है। बिल्कुल स्लोली आपने परफॉर्म करना है। और नेगेटिव फेज जो कि मैं पीछे लेके जा रहा हूँ इसको नेगेटिव फेज बोलते हैं, इसेंट्रिक फेज भी बोलते हैं। तो ये आपने स्लो लेके जाना है। वैसे तो दोनों ही स्लो करने हैं, इसेंट्रिक भी कंसेंट्रिक भी, यानी पॉजिटिव फेज भी बोलते हैं। जब हम आगे लेके आ रहा हूँ, जब मैं इसको आगे लेके आ रहा हूँ तो इसको पॉजिटिव फेज भी बोलते हैं और कंसेंट्रिक फेज ही बोलते हैं, और जब इसको पीछे लेके जा रहा हूँ इसको नेगेटिव फेज ही बोलते हैं और इसेंट्रिक फेज ही बोलते हैं। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इन चीज़ों में, इन वर्ड में यूज़ मत हो, इन वर्ड में ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एक बार देख लो कैसे लगा रहा हूँ मैं इसको। तो आपने कुछ इसको इस तरीके से लगाना है, ठीक है, ऐसे नहीं बैठना है, चेस्ट को ऐसे अप करके रखना है, ठीक है, चेस्ट को ऐसे अप करके रखना है। तो आवाज़ भी कम आ रही होगी ना माइक में, इसलिए थोड़ा लाउड बोलना पड़ रहा है। तो इसके आप 3 सेट कंप्लीट करोगे और 12 से 15 रेपिटेशन लगाओगे। हर सेट के बीच में 45 सेकंड से 1 मिनट तक का रेस्ट करना है, और हर सेट के बीच में पानी भी पीना कंपलसरी है। पानी ज़रूर पीना, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, तो पानी आपके लिए बेटर रहेगा और डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं होगी वर्कआउट के टाइम पे, तो पानी पीते रहना भाई। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी हाई इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। कुछ जिम के अंदर चेस्ट प्रेस सिंपल भी होती है, जो कि ऐसे आगे की तरफ प्रेस करते हैं हम। अब कुछ जिमों में क्या होता है, ऐसे इंक्लाइन होगी जो कि ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे, और कुछ जिम्स के अंदर भाई ये दोनों ही नहीं होती है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो डंबल लगा सकते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन तो है ही नहीं है। बट मैं तो कह रहा हूँ कि आप वर्कआउट फ्री वेट से कम लगाना और मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करना है। बट अब नहीं है तो वे क्या कर सकते हैं, डंबल आपको लगाना पड़ेगा उसमें, और वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे लगाना। डंबल में क्या होगा, स्टेबिलिटी आप बना नहीं पाओगे, डंबल ऐसे टेढ़े मेढ़े जाएंगे,
तो उसकी जगह आप छोटी बारबल जो आप बाइसेप्स के लिए यूज़ करते हो वो लगा सकते हो। वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा कैसे करना है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये एक प्रेस मूवमेंट हो गई है और अभी हमने क्या करा है, एक फ्लाई मूवमेंट की है चेस्ट के लिए। चेस्ट के मसल्स हमारे कैसे हैं, कुछ इस तरीके से हैं, जो आर्म्स को ऐसे दूर ले जाने का काम करते हैं और पास लेके आने का काम करते हैं। वही मूवमेंट हमारी प्रेस में भी होती है, वही हमारी फ्लाई में भी होती है। तो फ्लाई हमने कर ली है, जो कि हमने फर्स्ट डे भी करी थी और आज हम सेकंड डे भी कर रहे हैं। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों कर रहे हैं। तो अब हम करने वाले हैं प्रेस मूवमेंट, और प्रेस मूवमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको दिखाता हूँ कैसे हमने इसको परफॉर्म करना है और सिट का इसमें कैसे रखना है वो भी आपको बता देता हूँ कि सिट कहाँ पे कैसे एडजस्ट करनी है। तो सिट को अपने इतना एडजस्ट करना है कि ये जो चीज़ है ना, जहाँ आपको ग्रिप करोगे वहाँ से आपके एल्बो का और आपके शोल्डर का जो एंगल होना चाहिए वो 45 डिग्री पे होना चाहिए, जो कि आपके पुशअप्स में रहता है, क्योंकि ये हमारे शोल्डर का सेफ जोन है। अगर हम इसको 90 डिग्री करेंगे तो हमारे रोटेटर कफ पे, हमारे शोल्डर जॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और आपको पेन हो सकता है शोल्डर में। और बिगनर्स को एक बार इंजरी हो गई तो भाई उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस इंजरी से रिकवर करना। तो बिगनर को इंजरी नहीं होनी चाहिए, उनको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि वो रिकवर नहीं कर पाएंगे और सारा उनका एक्सपीरियंस जिम का ख़राब होने वाला है फिर। तो इसको किस तरीके से लगाना मैं आपको दिखा देता हूँ। और अपने शोल्डर ब्लेड को, अपने स्कैपुला को ऐसे रिट्रैक्ट करके रखेंगे पीछे की तरफ, चेस्ट हमारी अप रहेगी, तभी हम इसमें प्रॉपर अपने मसल्स को हिट कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाना है। इसमें भी सेम ही रहेगा, हमें नेगेटिव स्लो लेके आना है, जो कि मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ देखो। और जब ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो इसको भी अगर हम कंट्रोल करके लगाए तो बहुत बेटर रहेगा। बट मेन क्या है, नेगेटिव जब नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं तो इसको हमें ज़्यादा कंट्रोल करना होगा। तो बिल्कुल कंट्रोल्ड मूवमेंट लगानी है और वेट वही जो मैं कह रहा हूँ आपको, लाइट वेट लगाना है और रेपिटेशन ज़्यादा 12 से 15, ताकि हम अभी मूवमेंट सीख सके। और मशीनों पे वर्कआउट करने का हमें बेनिफिट ये होगा कि ऑलरेडी इनका एक पाथ सेट है ना, किस तरीके से इनको जाना है ऊपर। बैलेंस करने की हमें कोई इसमें ज़रूरत नहीं है बिगिनर्स को कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा, डंबल को बैलेंस करना पड़ेगा, रोड को बैलेंस करना पड़ेगा, फ्री वेट को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ज़्यादा काम है उसमें, मशीन्स में इतना काम नहीं है। ऑलरेडी उनकी एक है ना मूवमेंट बनी हुई है, किस तरीके से ऊपर जाएगी नीचे आएगी। तो उनके जो स्टेबलाइजर मसल्स हैं थोड़ा कम काम करेंगे और वो अच्छे से अपना वर्कआउट कर पाएंगे। लेकिन फ्री वेट में ज़्यादा स्टेबलाइजर मसल्स को काम करना पड़ता है, बट बिगिनर्स के स्टेबलाइजर मसल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो बैलेंस कर पाए वेट को, तो इंजरी हो सकती है उनको। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। तो रेस्ट टाइम इसमें भी वही रहेगा 45 से 1 मिनट तक का, और रेपिटेशन वही 12 से 15, और सेट आपने बस 3 करने हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि भाई मैं आपको हर एक वीडियो में और हर एक एक्सरसाइज की ज़्यादा डिटेल बताऊं, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताऊं। तो क्या होता है कई बारी ऑन द स्पॉट मतलब नहीं है, अपने को याद रहता है कि क्या क्या चीज़ें बतानी है। तो कोशिश करूँगा कि आगे आने वाली वीडियो में और ऐड करता जाऊँ आपके लिए, ताकि आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कैसे क्या चीज़ करनी है, कैसे क्या वर्कआउट करना है, कौन सी एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना अपने। कुछ चीज़ें रह जाती है, कुछ चीज़ें बाद में याद आती है, तो थोड़ा हो जाता है यार, क्या करें। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कुछ जिम के अंदर पैक डेक फ्लाई मशीन होती है, कुछ के अंदर प्रेस नहीं मिलेगी आपको। तो वो क्या लगा सकते हैं भाई, वो डंबल प्रेस लगा सकते हैं, फ्लैट भी लगा सकते हो, फ्लैट डंबल प्रेस, और इंक्लाइन भी लगा सकते हो। तो मैं तो आपको इंक्लाइन दिखाने वाला हूँ कि इंक्लाइन कैसे लगाना है, क्योंकि थोड़ा बैक प्रॉब्लम चल रही है, तो जिसकी वजह से मैं फ्लैट बेंच पे नहीं लेट सकता हूँ। मैं आपको इंक्लाइन करके दिखा देता हूँ। तो वही सेम चीज़ आप फ्लैट बेंच पे भी अप्लाई कर सकते हो और इंक्लाइन पे तो कर ही लोगे यार। तो इसको कितना एडजस्ट करना वो बता देता हूँ। जो इंक्लाइन हमें रखना होता है वो 30 से 45 डिग्री तक रखना होता है। तो अब ये शायद 45 तक बना होगा कुछ एंगल इसका। तो इतना आपने इसको एडजस्ट करके फिर आपने जो बिल्कुल लाइट वेट जिम का होगा, क्योंकि अभी क्या ना अपने मसल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको बैलेंस कर पाए वेट को। और डंबल अगर गिर गया, आपके फेस पे गिर गया, तो भाई इंजरी हो जाएगी, दांत वाँत टूट जाएंगे आपके। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिगिनर थोड़ा एक्साइटेड होते हैं, पंप ज़्यादा होता है बॉडी में ना, नए नए जिम लगे होते हैं, तो जोश चढ़ा होता है, तो उस वजह से क्या डंबल हैवी उठा लेते हैं, फिर मुंह पे गिर गया तो काम ही ख़राब हो जाएगा सारा। तो इसलिए मैं भी डंबल देखो 2.5 किलो के लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा वेट लगाने का फ़ायदा ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं कैसे करना है, उसको बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो, तो ज़्यादा वेट क्यों लगाना आपने।
तो इसको दिखा देता हूँ कैसे करना अपने। स्टार्टिंग में क्या होगा, बिगिनर्स को जब वो लगाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, तो डंबल ऐसे ऊपर नीचे जा सकते हैं या फिर ऐसे आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बैलेंस नहीं कर पाएंगे। स्टेबलाइजर मसल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी। थोड़ा सा कोशिश करनी है इस मूवमेंट को समझने की कि किस तरीके से डंबल नीचे जा रहा है, जिससे कि हम अपनी चेस्ट को स्ट्रेच कर सकें, और किस तरीके से डंबल को ऊपर लेके जाना है जिससे हम अपनी चेस्ट को स्क्वीज कर सकें। और डंबल को ऊपर ले जाके टच नहीं करना है। मैं देखता हूँ कि टन की आवाज़ बहुत ज़्यादा करते हैं यार लोग जिम में, बट डंबल से बजा रहे होते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। डंबल को ऊपर टच नहीं करना है। और जब बेंच पर लेटे हो तब भी आर्क बना होना ज़रूरी है, यहाँ बैक में गैप होना ज़रूरी है, और शोल्डर हमारे रिट्रैक्ट रहेंगे और चेस्ट हमारी अप रहेगी ऊपर की तरफ ऐसे, तो यहाँ गैप अपने आप बन जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो अगर आपसे डंबल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला आपके साथ हो सकता है ऐसे डांस, तो ये आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप इसकी जगह एक छोटे वाली बारबल जो कि जिम में होती है बाइसेप्स के लिए, तो इसका यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा ना भाई, इससे बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपके हाथ आगे पीछे ऐसे डोलेंगे नहीं, डांस नहीं करेंगे। तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, कोई भी आपकी हेल्प कर देगा बारबल पकड़ाने में, तो है ना। अगर कोई नहीं है तो आप इसको अकेले भी उठा सकते हो, ऐसे कोई इतनी कोई भारी नहीं है, 8-9 किलो की रोड होती है बस। तो ऐसे नीचे लेके जाना है इसको स्टर्नम बोन तक अपने, और ऊपर लेके आना है। इसमें थोड़ा ऐसे होएगा, लेकिन चलो अब मशीन नहीं है तो क्या कर सकते हैं भाई, मसल्स तो ट्रेन करने हैं ना अपने। तो प्रेस मूवमेंट के लिए आप बारबल का यूज़ कर सकते हो, और फ्लैट बेंच पे भी यही सेम चीज़ हम कर सकते हो। और बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ज़्यादा हैवी मत उठा लेना कुछ भी। तो इसके भी वही सेम रेपिटेशन 12 से 15, क्योंकि अभी हमारा टारगेट सिर्फ है मूवमेंट को समझना, हर एक्सरसाइज के मूवमेंट को समझना है, किस तरीके से एक्सरसाइज लगानी है, परफॉर्म करनी है, उसमें फॉर्म हमारी क्या होनी चाहिए। तो इसलिए सिर्फ हम ज़्यादा रेपिटेशन लगा रहे हैं, ना कि भाई ये कि 12 लगवा दिया, 15 लगवा दिया यार, इसमें तो लाइट वेट लगवा दिया ट्रेनर ने यार। ये मत सोचा करो, ये सोचा करो कि अभी आप सीख रहे हो और लाइट वेट से ही सीख पाओगे अच्छे से, हैवी से आप नहीं सीख सकते हो। बिगिनर्स की यही कंप्लेन रहती है कि सर चेस्ट लगा रहा हूँ मेरे शोल्डर पे आ रहा है, या बैक लगा रहा हूँ मेरे फोर आर्म्स पे आ रहा है। भाई ये रहेंगे, अब ये होल्डिंग मसल्स हैं हमारे फोर आर्म्स, तो ये बैक में काम करेंगे ही करेंगे। अब आप इस पे लगा रहे हो लेट के, तो आपके एंटीरियर डेल्टोइड, आपके फ्रंट वाले शोल्डर इसमें काम करेंगे ही करेंगे, और उन पे आना ही है। तो ये मत सोचा करो कि लगा रहा हूँ चेस्ट और मेरे शोल्डर पे क्यों आ रहा है, ऐसा होगा आपके साथ स्टार्टिंग में। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ें सेट हो जाएगी। चेस्ट बड़ा मसल है, शोल्डर हमारा छोटा मसल है, इससे तो ये जल्दी फटीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा फील होगा अपने शोल्डर मसल्स पे, चेस्ट पे भी कम होगा। बट जैसा मैंने आपको बोला है कि अभी आपका टारगेट सिर्फ है मूवमेंट को समझना, ना कि प्रॉपर ऐसे मसल्स को ट्रेन करना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और स्टार्टिंग में घबराएं नहीं, और बस मेरी वीडियो देखते रहे तो आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। जो मैंने आपको अभी बताई थी ये इंक्लाइन डंबल प्रेस, ये तो चलो मैंने ऑप्शन बताया आपको कि जिनके जिम में ये प्रेस मशीन नहीं है तो भाई वो क्या लगा सकते हैं। तो अभी तक 2 ही हुई है, एक पेक डेक फ्लाई लगा ली है, एक हमने लगा ली है चेस्ट प्रेस मशीन। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं ट्राइसेप्स, क्योंकि आज हम कर रहे हैं पुश मूवमेंट सारी, जिसमें हमारा चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर रहेगा। और रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों है। तो फर्स्ट डे हमने जो लगाया था पुली पुश डाउन, वो हम दोबारा से लगाने वाले हैं, और उसके साथ हम एक और एक्सरसाइज ऐड करेंगे, वो आपको आगे बताऊंगा। तो इसकी भी मूवमेंट समझ लेते हैं किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। फर्स्ट डे तो मैंने आपको बता ही दिया था कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो ट्राइसेप पुश डाउन आपने कैसे लगाना है, इसको मशीन को पूरा ऊपर एडजस्ट कर लेना है, और इसमें ये छोटे वाली रोड डाल के और लाइट वेट करके, बिल्कुल जो कि आप कर ही लोगे, इतने समझदार हो ही आप। तो किस तरीके से लगाना है वो बता देता हूँ। पिछली वीडियो में बताया था थोड़ा डिटेल में इसके बारे में, और इस वीडियो में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बता देता हूँ। कुछ कमियाँ रह जाती हैं, वो आगे पीछे हो जाता है, तो वो सब इस वीडियो में बता देता हूँ। तो इसमें ऐसे बैंड होने की कोई ज़रूरत नहीं अभी आपको, ठीक है। ऐसे बैंड होकर लगाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी आप इस तरीके से नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपके नीज ऐसे रहेंगे या फिर बैक ऐसे रहेगी, और इस पोस्चर को ठीक करने के चक्कर में आप ये भी नहीं लगा पाओगे, है ना। तो आप इसको सीधे खड़े होकर लगाओ बस, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको इस तरीके से लगाओ, स्लो लेके जाना है और स्लो ही नीचे लेके आना है, और पूरा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना अपने ट्राइसेप्स को। और बिगनर्स के साथ क्या होता है, स्टार्टिंग में जब ऐसे ऊपर लेके जाते हैं तो अपने आर्म से ऊपर ले जाते हैं, ऐसे वो करके दिखा देता हूँ एक बार आपको कि वो ऐसे लेके आएंगे
और ऐसे ऊपर ले जाएंगे, फिर ऐसे लेके आएंगे। तो वही चीज़ मैं उनको बार बार बताता हूँ कि आपने अपने ऐसे एल्बो को और शोल्डर को ऐसे टाइट करके रखना है, यहाँ ऐसे मिला के रखना है और फिर नीचे पुश करना है ऐसे अपने आर्म्स को, ठीक है। यहाँ से आपके बाजू इतना हिस्सा नहीं हिलना चाहिए बिल्कुल भी, ऐसे आगे नहीं जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, कहीं भी एक जगह इसको लॉक कर लो, इस हिस्से को, इतने हिस्से को लॉक कर लो भाई, सिर्फ ये मूवमेंट रहेगी ऐसे, तभी हमारा ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें और हम अपने ट्राइसेप्स को हिट कर पाएंगे अच्छे से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और नीचे ले जाके भी ऐसे ऐसे कुछ कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि पैरों तक पहुंचा देंगे तो ट्राइसेप्स पे आ जाएगा, ऐसा नहीं करना भाई, आपने सीधे खड़े हो गए, बस इसको इस तरीके से लगाना है। और हाथ नहीं खुले होने चाहिए, क्या करते हैं ऐसे हाथ खोल लेते हैं नीचे जाके, वो भी नहीं करना। अगर ये स्लिप हो गई ना तो आपके चेहरे पे ऐसी लगेगी ना भाई, कभी दोबारा ट्राइसेप पुश डाउन लगाने की कोशिश नहीं करोगे आप। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यार जो बिगनर्स करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और जिमों में ट्रेनर भी नहीं होते उस टाइम पे, या तो बिगनर लेट जाते हैं, लेट मतलब कि ट्रेनर की ड्यूटी खत्म हो जाती है, फिर वो अकेले लगा रहे होते हैं कुछ ना कुछ, है ना, आगे पीछे यूट्यूब पे देख के या कहीं और देख के, तो उनको पता नहीं होता कि ये एक्सरसाइज उनके लिए है या नहीं है, तो बस वो कुछ भी लगा रहे होते हैं। तो ऐसा ना करो भाई, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया कि कैसे लगाना है ट्राइसेप पुश डाउन, और इसके भी 12 से 15 रेपिटेशन लगाओगे आप। रेस्ट वही जो मैंने आपको बताया, 45 सेकंड 1 मिनट तक का रेस्ट रखोगे हर सेट के बीच में। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक बार मैं थोड़ा सा आपको दूर से दिखा देता हूँ, क्या ना पास से थोड़ा प्रॉपर दिख नहीं रहा था क्योंकि इतना आ रहा था मैं, तो प्रॉपर दिखा देता हूँ दूर से कैसे लगाना है। इससे ज़्यादा क्या होता है कि या तो बहुत दूर खड़े हो जाएंगे ऐसे, यहाँ लगाएंगे, या फिर बिल्कुल ऐसे पास में खड़े रहेंगे। ये मत करो, थोड़ी सी दूरी बना के रखो इससे कि आपके आर्म्स ऐसे खुल जाए यहाँ पे, ठीक है ना इससे टच हो, ना ज़्यादा पीछे हो, कि जो लाइन ऑफ फोर्स है ना इस वायर का वो ऐसे ना हो, इतना दूर ना हो, थोड़ा सा इसके नीचे हो गई लगाना है। क्योंकि अगर जितना इससे दूर रखेंगे ना लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि यहाँ खड़े होकर लगाएंगे ना, तो ये आपको आगे की तरफ खींचेगा, वेट आपको आगे की तरफ खींचेगा। फिर आप अपने क्या होगा कि ट्राइसेप्स पे कम फोकस कर पाओगे, आप अपने खड़े होने पे ज़्यादा फोकस करोगे, यार इसको खींच के रखना है, तो आपका ध्यान भटक जाएगा यहाँ पे और अपने मसल्स को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाओगे, जिसके लिए आपने ये सब तामझाम जोड़ा है भाई। तो हमें उसको ट्रेन करना है ना, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा नीचे ही खड़े रहेंगे इसके, ठीक है ना। लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ही आना चाहिए नीचे की तरफ, तो हम ऐसे लगाएंगे इसको और सीधे खड़े होकर लगा लेना आप ऐसे, और बिल्कुल आराम से, और ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, बस यहाँ तक लेके जाना है और नीचे पुश करना है बस। और सामने देखना भाई, दूसरे बंदों को नहीं देखना क्या लगा रहे हैं, ऐसे देख रहे होते हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे होते हैं जिम में। ये मत करो, फोकस करो, फोकस करोगे, स्टार्टिंग से ही सीख जाओगे ना फोकस करना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला आगे। और फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा सर, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा मसल्स पे, क्योंकि ध्यान तो देते ही नहीं है भाई, फील कहाँ से होएगा। तो अभी हम लगा के हटे हैं ट्राइसेप पुश डाउन, और अब हम लगाने जा रहे हैं डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। ये हमारे लॉन्ग हेड के लिए, ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड भाई यहाँ पे होता है, ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सही एक्सरसाइज है। और ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड आप ट्रेन करोगे तभी आपके ट्राइसेप बहुत अच्छे दिखेंगे। और अभी हमने पुश डाउन लगाई है, ट्राइसेप पुश डाउन, तो उसमें हमने शॉर्ट हेड को ट्रेन किया है, थोड़ा बहुत आपके लॉन्ग पे, थोड़ा आपके मिडल पे भी आएगा, बट ये हमारे प्रॉपर लॉन्ग हेड को ट्रेन करेगी। तो कैसे लगाना है इसको, डंबल को आपने पकड़ने, कैसे पकड़ना है यार, इस तरीके से आपके हाथ होने चाहिए ऊपर की तरफ ऐसे, और इसके बीच में होना चाहिए वेट। अगर दूर से दिख रहा हो तो आपको ऐसे पकड़ना है इसको, और दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ना है। स्टार्टिंग में होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे पकड़ना है, कई बार ऐसे पकड़ के लगा रहे होते हैं, कई बार कुछ तो देखता हूँ ऐसे ही पकड़ लेते हैं, मतलब भूल जाते हैं ना यार, अगर उनको सही भी बताओ ना तो भूल जाते हैं। तो बस आपने क्या करना है, अपने हाथ को ऐसे करना है, तेली को ऐसे ऊपर की तरफ, और अंगूठा ऐसे बीच में, अंगूठे के बीच में डंबल का ये वाला हिस्सा, और दूसरे अंगूठे के बीच में डंबल का ये वाला हिस्सा। और फिर अपनी एल्बो को ऐसे वाइड नहीं रखना, या अगर कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, थोड़ा सा क्लोज करके रखना है, और ज़बरदस्ती क्लोज नहीं करना कि इतना क्लोज करके ऐसे ऐसे लगा रहे हो, ये मत करो। जितना हल्का सा रखना पड़ेगा, बट ज़्यादा वाइड भी नहीं रखना और ना ज़्यादा क्लोज रखना है। और सीधा बैठना है, चेस्ट को अप रखना है, और इसकी सपोर्ट, इसकी यूटिलिटी बेंच की सपोर्ट आपने ज़रूर लेनी है, यूटिलिटी बेंच बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से लगाना आपने,
स्लो परफॉर्म करना है इसमें भी। और डंबल सर में मत मार लेना भाई, कुछ कुछ को देखता हूँ डंबल सर में ही मार लेते हैं, खोपड़ी खोल लेंगे अपनी जिम में ही, तो वो चीज़ भी नहीं करना। और इसमें भी नेगेटिव स्लो और ऊपर भी आराम से लेके जाना है और अपने ट्राइसेप मसल्स को फोकस करना है इसमें, है ना, अच्छे से ट्रेन करना है अपने। और इसके भी 12 से 15 रेपिटेशन और 3 सेट लगाओगे। हर सेट के बीच में 45 सेकंड या 1 मिनट तक का रेस्ट लोगे। 45 सेकंड तो समझ आ रहा है ना, कुछ लोग कन्फ्यूज होता है कि 45 क्या होता है। 45 सेकंड्स से 1 मिनट तक का रेस्ट लोगे। इंग्लिश ही बोल लेंगे थोड़ा बहुत, क्या हो गया। बस आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगी कि डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन कैसे लगाना है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि चेस्ट में भी लेट के, उनको लगता है कि लेट के भी यही है और बैठ के, नहीं, ट्राइसेप्स के लिए बैठ के लगेगी और चेस्ट के लिए लेट के लगेगी। चेस्ट के लिए लेट के लगेगी, वो आपको मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें बताऊंगा कि जब हमारे प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी चेस्ट की, बैक की, बाइसेप्स की, है ना, तब आपको बताऊंगा कि कैसे लगाना है। आज आप इस पे फोकस करो कि ये आपको कैसे लगाना है, और ये वर्कआउट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इंजरी फ्री भी आप रहोगे अगर आप मेरी वीडियो देखे हुए। तो भाई मेरे से ऊपर कोई नहीं है भाई यहाँ पे। तो 4 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये हमारी 5वीं है। तो आज हमारी 6 रहेगी एक्सरसाइज। और अभी मैं लगाने जा रहा हूँ शोल्डर प्रेस, डंबल शोल्डर प्रेस। और पहले वाले एपिसोड में भी मैंने आपको दिखाया था कि शोल्डर प्रेस कैसे लगाना है, और थोड़ा सा आज भी आपको बता देता हूँ तो इसको कैसे लगाना है। सब कुछ मैंने बता दिया था उस वीडियो में, तो आप वो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कैसे लगाना है। तो ये तो हम लगाने वाले ही हैं प्रेस, क्योंकि इसकी अमाउंट सीख चुके थे कैसे करना है। तो इसमें जब आप लगाते हो तो एक तो डंबल को टच नहीं करना ऊपर, दूसरा अपनी एल्बो को थोड़ा सा इस एंगल पे रखना है, टक करके रखना है, ठीक है। ये हमारे शोल्डर का सेफ जोन है भाई, बिल्कुल यहाँ आपको इंजरी नहीं हो सकती। अगर आगे आप हैवी लिफ्ट भी करोगे यहाँ पे तो आप इजीली लगा सकते हो। आप हैवी लिफ्टिंग यहाँ नहीं कर सकते हो। जब आपके 90 डिग्री शोल्डर से एल्बो का जो एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है, साइड से आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। जब हम 90 डिग्री बना लेते हैं तो हम हैवी लिफ्ट नहीं कर सकते और हमारे शोल्डर जॉइंट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और आपको पेन हो सकता है, बहुत भयानक लेवल की पेन हो सकती है भाई। तो थोड़ा सा इसको टक करके रखना आगे की तरफ। डंबल थोड़ा सा क्या सीधा होगा ना तो थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपने लगाना है इसको। इसके भी सेम 12 से 15 रेपिटेशन और सेट वही, रेस्ट वही जो मैंने आपको बताया था अभी, 45 सेकंड से 1 मिनट तक का, और 3 सेट इसे कंप्लीट करोगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और थोड़ा सा मैं आपको लगा के दिखा दूँ ना, कोई बेचारा रह ना जाए। तो यूटिलिटी बेंच की सपोर्ट जरूर रखनी है, ये हमारे लोअर बैक को सपोर्ट करेगी। तो वही यहाँ पे भी सेम चीज़, जो आर्क हमने चेस्ट पे बनाया था, यानी कि शोल्डर को रिट्रैक्ट करके लगाया था, वही हम यहाँ पे करेंगे। ऐसे नहीं बैठेंगे मुड़ के, ठीक है। इसकी सपोर्ट रखेंगे और यहाँ आपके गैप, लोअर बैक में यहाँ गैप, आपका हाथ ऐसे जाना चाहिए भाई, ज़रूरी है, तभी आपके शोल्डर रिट्रैक्ट होंगे और आप इंजरी फ्री रहोगे। और आपका पोस्चर आप अगर पहले ही सही कर लोगे ना तो आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो बस इस तरीके से शोल्डर को यहाँ, शोल्डर के ऊपर बिल्कुल डंबल का ये वाला हिस्सा जो पिछली वीडियो में बताया था, इसके ऊपर आएगा। डंबल ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर आपके ज़्यादा लोड पड़ेगा आपके शोल्डर जॉइंट पे। वो चीज़ नहीं करनी है, डंबल को बिल्कुल अपने शोल्डर के ऊपर रखना है और इस तरीके से परफॉर्म करना है। और इससे ज़्यादा नीचे मत लेके आना ऐसे, ठीक है। क्या होता है, यहाँ ले आते हैं, बिल्कुल रेस्ट आ जाता है फिर मसल्स पे, वो नहीं करना। थोड़ा सा मसल्स को एक्टिवेट करके रखना है, थोड़ा ऊपर की तरफ ही रखना है। मैं भी थोड़ा नीचे लेके आ रहा हूँ, बट मैं तो लगा सकता हूँ यार। तो बस ऐसे लगाना है, ठीक है। और एक चीज़ भाई मेरे अभी याद आई है, ब्रीथिंग सिस्टम क्या होता है। अब इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सांस को कब छोड़ना है, कब लेना है ना। ये बहुत सारे बिगिनर्स मेरे से पूछते हैं, तो ये हर एक एक्सरसाइज में अप्लाई होगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे आप वेट को उठाते हो, अब जैसे मैंने वेट को ऊपर उठाया तो मुझे सांस छोड़नी है। जब मैं नीचे लेके आ रहा हूँ तो मुझे सांस खींचनी पड़ेगी, नाक से खींचोगे और मुंह से छोड़ोगे। मतलब डंबल ऐसे नहीं जाना चाहिए जितने फास्ट में लेके जा रहा हूँ। ये तो मैं चलो वैसे आपको दिखा रहा हूँ कि ब्रीथिंग सिस्टम कैसे होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा महत्व है भाई ड्यूरिंग वर्कआउट।
ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं कंप्लीट तरीके से जाएगी तो वर्कआउट भी आपका अच्छे से नहीं होगा और आपके मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपकी परफॉर्मेंस घट जाएगी वहाँ पे। और लोग आप देखते हो ब्लैकआउट वगैरह भी होते हैं तो उसका रीज़न भी यही होता है कि हैवी लिफ्ट कर रहे होते हैं, सांस रोक के रखते हैं, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जो होती है वो यूज़ हो जाती है, फिर ब्लैकआउट हो जाते हैं वहाँ पे कुछ। ठीक है, ये भी एक रीज़न है ब्लैकआउट होने का। तो ब्रीथिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टिंग में इस पर कंट्रोल कर लोगे ना, मतलब स्टार्टिंग में चीज़ सीख जाओगे तो एक्सरसाइज आपकी डे बाय डे बहुत बेटर होती जाएगी और इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी अपने मसल्स के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर भाई, और आपकी एनर्जी बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा। एक बार वो दिखा देता हूँ। जब नीचे लेके आ रहे हो, सांस को खींचना है, नाक से खींचना है, ठीक है। जब ऊपर लेके जा रहे हो, सांस को छोड़ना है। और अब ये हर एक एक्सरसाइज में अप्लाई होगा। जिसमें भी आप वेट को पुश करते हो तो सांस छोड़ोगे। जैसे चेस्ट लगाई आपने लेट के, डंबल ऊपर लेके गए तो सांस छोड़ोगे। जब आप डंबल नीचे लेके आ रहे हो तो सांस आपने नाक से खींचना है। नाक से खींचोगे, मुंह से छोड़ोगे। आई होप कि भाई आपको ये भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सांस पे काम करना है जिम के अंदर। वो बहुत ज़रूरी है करना भाई। लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि ब्रीथिंग सिस्टम कुछ नहीं होता। भाई बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि यार छोड़ो यार कुछ। तो शोल्डर की हमने डंबल शोल्डर प्रेस लगा लिया, जिसमें हमारे एंटीरियर डेल्टोइड थोड़े ट्रेन हो चुके हैं और हमारे मीडियल जिसको लेटरल हेड भी बोलते हैं, ये साइड वाला जो है ना, ये भी हमने ट्रेन कर लिया है। उसमें हो जाता है थोड़ा बहुत। अब हम करेंगे अपने रियर डेल्ट को ट्रेन। रियर डेल्ट को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम लगाएंगे रियर डेल्ट फ्लाई, जो कि हमने चेस्ट इस पर पैक डेल्ट फ्लाई मशीन पे लगाया था ना, फ्रंट के लिए, चेस्ट के लिए। अब हम इसको पीछे की तरफ सेलेक्ट करेंगे। पूरा अपने इसको एंड में लगा देना है ना। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये जो होता है, इसके पीछे चला जाना चाहिए। इसकी बैक साइड भी होना चाहिए पूरा, ताकि आप अपने मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच कर सको और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सको, स्क्वीज कर सको। ठीक है। तो सीटिंग पोस्चर, इसमें भी आपने ध्यान रखना भाई। सीटिंग पोस्चर तो ज़रूरी है। कुछ थोड़ा पीछे की तरफ ऐसे बैठ के और आगे की तरफ थोड़ा झुकना आपने ऐसे। मैं थोड़ा माइक की वजह से नहीं झुक पा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सीधा बैठ के, चलो यार करना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए भी। तो बस अब ठीक है ना। थोड़ा इस तरीके से बैठना आपने और अपने आर्म्स को थोड़ा आगे की तरफ रखना है ऐसे। ठीक है, सीधे होने चाहिए बिल्कुल। थोड़े से बैंड होके भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ना, अभी बिगिनर हो तो आप थोड़ा सा इसको स्ट्रेट करके ही लगाओ। और इतना आपने इसको लेके जाना है यहाँ तक। क्या करते हैं बिगिनर्स, इसको बहुत पीछे ले जाते हैं ऐसे। इतना नहीं करना, बस अपने जो शोल्डर है ना, इस शोल्डर के लेवल तक लेके जाना। आपको साइड से दिख रहा होगा, देखो ना, बस इस लेवल तक लेके जाना है इसको। और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ आएगी, और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा मसल होगा, ये रियल डेल्ट, ये पीछे वाला पार्ट, शोल्डर के पीछे वाला पार्ट, इस पे हमको फील होना चाहिए। और इसमें भी सेम अपनी बैक को ऐसे आर्क बनाना चाहिए बैक पे। शोल्डर रहेंगे रिट्रैक्ट, चेस्ट रहेगी अप, और इस तरीके से लगाना आपने। तो रेपिटेशन वही रहेंगे अपने 12 से 15 और सेट वही रहेगा 3 सेट, और रेस्ट भी वही रहेगा 45 सेकंड से 1 मिनट तक का। हर सेट के बीच में इतना रेस्ट लेना है और पानी पीते रहना भाई। हर एक, बार बार बता रहा हूँ आपको कि पानी पीते रहना है। हर एक एक्सरसाइज के बीच में, हर सेट के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना आपको। ज़रूरी भी है, आजकल गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आपको प्रॉपर लगा के दिखा देता हूँ। थोड़ा सा पीछे बैठ के आगे की तरफ ऐसे झुक के, इस मशीन पे थोड़ा बेंड हो गए, बैक में थोड़ा कर्व बना के, बैक में थोड़ा ऐसे आर्क बना के यहाँ पे, और फिर इस तरीके से इसको लगाना है। और वेट बिल्कुल लाइट रखना है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हर बार बता रहा हूँ आपको, तो इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कुछ इंजरी ना करा लो यार। एक बार इंजरी होगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अब हम एंड में करेंगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेचिंग हमने स्टार्टिंग में की थी डायनेमिक, और अब हम करेंगे स्टैटिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक क्या होती है आपको बता देता हूँ। जिस भी जॉइंट को मतलब स्ट्रेच करते हो, जिस भी मसल को आप स्ट्रेच करते हो, मान लो लेग्स को कर रहे हो ऐसे, तो आपने ऐसे होल्ड रखना उसको 10 से 15 सेकंड के लिए काफ़ी है।
और डायनेमिक में जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाया था कि लगातार मूवमेंट होती रहती है जॉइंट्स की, मसल्स की लगातार आपने मूवमेंट करनी है, इसको बोलते हैं डायनेमिक स्ट्रेचिंग। चलो स्ट्रेचिंग करेंगे भाई, स्ट्रेचिंग करेंगे, स्टैटिक स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेच करो भाई इसको 10 से 15 सेकंड के लिए, क्योंकि जितना हम स्ट्रेचिंग करके जाएंगे ना एंड में, तो नेक्स्ट डे हमें उतनी ही कम सोरनेस होगी। तो सोरनेस कम से कम होगी तभी हम नेक्स्ट डे वर्कआउट भी कर पाएंगे बढ़िया। तो अगर सोरनेस तो देखो होनी है, अगर नेक्स्ट डे जो सोरनेस होगी फिर नेक्स्ट डे किस तरीके से वर्कआउट कराना है वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताएंगे, ये नहीं कि एक वीडियो आ गई है और ख़त्म हो गया सीन। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और स्टेप बाय स्टेप जैसे आज वीडियो में बताया कैसे वर्कआउट करना है, नेक्स्ट में जब आपको सोरनेस होगी तो किस तरीके से वर्कआउट करना है, कौन कौन से मसल ट्रेन करने हैं, वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो मेरे बिगिनर भाइयों, आज का आपका सेकंड डे भी कंप्लीट हो चुका है, सेकंड डे का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, और वर्कआउट अच्छे से करना भाई।